नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 12 में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी नाम से कक्षा 12 में आप लोगों को एक विषय मिलेगा और ये देखिए किन किन यानी वर्गों में पढ़ाया जाता है। तो कक्षा 12 जो गणित से होते हैं विद्यार्थी, जैसे कक्षा 12 में जिनका समूह पीसीएम होता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इनको सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा कक्षा 12 में जो कृषि विज्ञान ग्रुप से होते हैं जिनका समूह पीएजी होता है फिजिक्स एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य हिंदी पढ़ने को मिलता है। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कक्षा 12 में सामान्य हिंदी है उन लोगों के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास पहला टॉपिक है और हिंदी गद्य के विकास में इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो वही यही पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हिंदी गद्य का विकास। और इसमें दो सब टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध, कहानी, आलोचना, उपन्यास वगैरह। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्शंस क्या है। इस प्रकरण से परीक्षा में एक एक अंक के 5 अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य का विकास देख लीजिए एक दृष्टि में। सबसे पहले देखिए पूर्व भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु से पहले का युग 13वीं शताब्दी के मध्य से, अथवा इसी का दूसरा नाम है हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। ठीक है, तो ये है आपका सन 1868 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग, या उसी का नाम है हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल, वो था। ठीक है, फिर भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल। ठीक है, ये 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग ये आपका चला था 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। फिर देखिए यहाँ पर आपका शुक्ल युग, या इसी का नाम है छायावादी युग, इसी का यानी डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस में। तो शुक्ल युग या छायावादी युग ये चला था 1919 से 1938 तक। और जो लास्ट में है छायावादोत्तर युग, या इसी का दूसरा नाम है शुक्लोत्तर युग, ये 1938 से लेके वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है, देखिए विशेष इसमें कुछ एक लाइन लिखा गया है। देखिए हिंदी गद्य के विकास क्रम का उपयुक्त काल विभाजन निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा पर आधारित है। ठीक है, जैसे आप में पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में गद्य गरिमा, काव्यांजलि और संस्कृत दिग्दर्शिका 3 खंडों में आप देखिए ख तो ये हो गया हिंदी गद्य का विकास। अब ख देखिए हिंदी गद्य की बोलियां, तो इसमें पश्चिमी हिंदी में ये सारी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में ये सारी बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी में ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी गढ़वाली है, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही है। तो देखिए जो भोजपुरी या मैथिली, मगही है, ये बोलियां हैं जो हिंदी भाषा की बिहारी हिंदी नामक उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। ठीक है, ये देखिए, तो यह है विधा का श्रेणी है, सारणी है, ये रचना वाली सारणी है, ये रचनाकार की सारणी है। ठीक है, इसमें पहला है खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना, तो ये है आपका गोरा बादल की कथा और इसके रचनाकार हैं जटमल। ठीक है, हिंदी गद्य का प्रथम नाटक तो नहुस है। ठीक है, इसके रचनाकार है गोपाल चंद्र गिरधर दास। और पहला उपन्यास हो जाएगा हिंदी गद्य का परीक्षा गुरु, और इसके जो रचनाकार हैं लाता श्रीनिवास दास। ठीक है, अब है हिंदी गद्य की प्रथम कहानी तो इंदुमती है और इसके रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी जी। और हिंदी गद्य का प्रथम यात्रा वृत्त तो सरयू पार की यात्रा, और इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, जिनको हिंदी का जनक कहा जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग को भी बताएं कि आप लोग को पहले से पता था कि नहीं कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हैं हिंदी साहित्य के जनक। विभिन्न गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं या कृतियां, इसमें देखिए नाटक, तो इसके यानी जो पहला नाटक था, ठीक है,
यहाँ पर लिखा गया प्रसिद्ध रचनाकार। ठीक है, तो नाटक में जयशंकर प्रसाद, इनका है ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी। ठीक है, एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है दीपदान। ये दीपदान आपको क्लास 9th में या 10th में, मेनली 9th में आपको पढ़ने को मिला होगा। और रेशमी टाई। उपेंद्र नाथ अश्क का है तौलिए अंधी गली। उपन्यास में प्रेमचंद का है गोदान गबन। सेवा सदन भी इन्हीं की रचना है, वो भी इसी में है। और भगवती चरण वर्मा, इनका है चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। कहानी में प्रेमचंद, इनका है नामक का दरोगा, सॉरी दोस्तों, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी। और जयशंकर प्रसाद का है पुरस्कार आकाशदीप। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। ये और फिर है रस मीमांसा। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपके गद्य में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है गद्य कुसुमावली। आलोचना में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है साहित्यालोचन। और डॉक्टर नगेंद्र का है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। जीवनी में अमृत राय की है कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर, इनका है आवारा मसीहा। ये शरद चंद्र की जीवनी है। आत्मकथा में बहुत ही एक प्रसिद्ध आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, क्या भूलूं क्या याद करूं। पहली है, दूसरी है बसेरे से दूर। ये 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है। फिर यशपाल की सिंहावलोकन है। यात्रावृत्त में राहुल सांकृत्यायन का रूस के 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा। सेठ गोविंद दास की पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व। संस्मरण में देखिए महादेवी वर्मा की पथ के साथी और बनारसी दास की संस्मरण। ठीक है, संस्मरण में उनके उस नाम ही है उस रचना का, संस्मरण। ठीक है, रेखा चित्र में राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्त और लाल तारा। ठीक है, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। गद्य काव्य या गद्य गीत तो राय कृष्ण दास का पागल पथिक और वियोगी हरि का तरंगिणी। ठीक है, रिपोर्टाज में देखिए तो धर्मवीर भारती का अकाल की एक छाया और रागेय राघव का तूफानों के बीच। ठीक है, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार में पद्म सिंह शर्मा का पद्म सिंह शर्मा कमलेश, इनका है मैं इनसे मिला। और राजेंद्र यादव का है चेखव एक इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू वैसे हिंदी में उसको साक्षात्कार ही बोलते हैं। और पत्र साहित्य वियोगी हरि का बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। और हरिवंश राय बच्चन जी का पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। ठीक है, आगे देखिए डायरी विधा में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनकी है मेरी कॉलेज डायरी। और मोहन राकेश की है मोहन राकेश की डायरी। अब देखिए 5वां नंबर क्या है, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिका है। तो भारतेंदु युग की पत्र देखिए कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो कवि वचन सुधा, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, जिनके नाम पर है भारतेंदु युग। और प्रकाशन स्थान है काशी, जो अभी वाराणसी या बनारस नाम से प्रसिद्ध है। फिर हिंदी प्रदीप। ठीक है, इस पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। और प्रकाश स्थान है इलाहाबाद, जिसका अभी का नाम है प्रयागराज। आनंद कदम्बिनी, इनके संपादक हैं इसके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ये मिर्जापुर इसका प्रकाशन स्थान है। द्विवेदी युग में देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर है द्विवेदी युग। सरस्वती, ठीक है, और संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इलाहाबाद। ठीक है, वही प्रयागराज। और इंदु, इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। और प्रकाशन स्थान है काशी। मर्यादा, इसके हैं कृष्णकांत मालवीय। और ये है प्रयाग, इसका प्रकाशक स्थान। फिर शुक्ल युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर है, या इसी को छायावादी युग कहते हैं। ठीक है, इनका है हंस। ठीक है, और संपादक हैं प्रेमचंद। और स्थान है बनारस। ठीक है, यही छायावादी युग। ठीक है, फिर साहित्य संदेश गुलाब राय आगरा। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर। अब शुक्लोत्तर युग या इसी को बोलते हैं छायावादोत्तर युग, जो अभी चल रहा है। ठीक है, 1938 से लेकर। तो इसमें कदम्बिनी, इसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। और दिल्ली इसका संपादन स्थल है। धर्म युग संपादक धर्मवीर भारती गणेश मंत्री। और बम्बई अभी मुंबई कहा जाता है। सारिका कमलेश्वर अवध नारायण मुदगल दिल्ली। ठीक है,
अब देखिए हिंदी गद्य की विधाओं की परिभाषाएं, देखिए ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके पाठ्यक्रम में इसको भी संदर्भित किया गया है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। तो हम एक एक लाइन देख लेते हैं, इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। नाटक में देखिए रंगमंच पर क्या लिखा हुआ है, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत की दृष्टि से, क्या लिखा हुआ है, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना नाटक कहलाती है जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। किस पर? अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। एकांकी देख लीजिए, इसकी क्या परिभाषा होगी, तो यहां पर लिखा गया, आप देख सकते हैं, एकांकी मतलब ये उसका एक अंक, यानी एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। ऐसा नाटक जिसका एक अंक हो, ठीक है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। उपन्यास में देखिए, उपन्यास में तो किसी वस्तु, कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। कहानी देखिए क्या होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं। क्या? कहानी एक लघु गद्य रचना है, ठीक है, छोटी गद्य रचना है जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र या चरित्र भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। फिर निबंध में देखिए, यहां पर निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक या प्रत्यक्ष रूप से करता है। आलोचना फिर देख लीजिए यहां पर आप लोग, किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, गुण दोषों का विश्लेषण करना उस रचना की आलोचना कहलाता है। आलोचना के लिए समीक्षा अथवा समालोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए आलोचना के दो और नाम होते हैं, समीक्षा और समालोचना, ठीक है। जैसे कहते हैं कि मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं उस बात की, तो ये है जीवनी। देखिए जीवनी तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहते हैं। आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन परिभाषा ज्यादातर लोगों को नहीं होती। जैसे आप जीवनी पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद जी की, तो जीवनी क्या होती है परिभाषा आपको नहीं पता होता है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। आत्मकथा देखिए, तो जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। यात्रा वृत्त, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। संस्मरण, ठीक है, तो किसी स्मरणीय घटना या, ठीक है, किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसे यथार्थ रूप से सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। रेखा चित्र यहाँ पर है, ठीक है, तो जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम 2 शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। गद्य काव्य या गद्य गीत दोनों एक ही नाम है। जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टाज, ठीक है, जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण, ठीक है, आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। भेंट वार्ता या इसी का नाम है साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। वही ऊपर हमने अभी इंटरव्यू देखे भी कि मतलब रचना है किसी की, जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट या मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। पत्र साहित्य, ये वाला, हाँ, तो पत्र साहित्य में यहाँ पर लिखा गया है, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। अब लास्ट है 16वीं विधा है, मतलब 16वीं नंबर की जो विधा है वो है डायरी। ये क्या होती है? जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण करता है, लिखता है, तो उस रचना को डायरी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और हमने यहाँ पर देखिए हमने कुछ जो एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो सारणी है वो यहाँ पर हमने प्रदर्शित की है। तो इस ये क्या है, युगानुसार विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचना कार्य उनकी एक एक प्रसिद्ध रचना। युग के अनुसार मतलब अलग, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, तो उसमें विभिन्न जो रचनाकार है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र, इनकी है धोखा, ठीक है, और लेखक, ठीक है, धोखा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट, इनकी है राजा और प्रजा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से है यहाँ पर आपका उपन्यास तक है, देखिए ये आपकी निबंध में, फिर माधव प्रसाद मिश्र की माधव मिश्र निबंध माला, ठीक है। अब उसके बाद से लेखक की उपन्यासकार में, ये तो निबंधकार थे, उपन्यासकार में देख लीजिए, तो उपन्यासकार में लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, और देवकी नंदन की चंद्रकांता। अब कहानीकार में देख लीजिए, अंबिका दत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका, और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रतन, और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कांगो में कंगन, ठीक है। अब नाटककार में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, और लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो हो गया भारतेंदु युग की बात। अब देखिए द्विवेदी युग की बात, ये वाला जो टेबल है, ये जो टेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, पहले निबंधकार में देखते हैं, तो माधव प्रसाद मिश्र की वही है, सॉरी ये तो मतलब ये द्विवेदी युग में था, भारतेंदु युग में नहीं। माधव प्रसाद मिश्र की माधव मिश्र निबंध माला, ठीक है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कछुआ धर्म, और उपन्यासकार में देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता, और किशोरी लाल गोस्वामी की तारा। कहानीकार में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, और विशंभर नाथ शर्मा की कौशिक रक्षाबंधन, ठीक है। अब नाटककार में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो इसमें शिवनंदन सहाय की सुदामा, और जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लगभग 2350 साल पहले उनका समय है माना जाता है। अब शुक्ल युग, वो तो मतलब उनका समय, वो सब इतिहास की बात है, वो हिस्ट्री में हम देखेंगे। शुक्ल युग या छायावाद युग, इसमें देख लीजिए, पहले देखते हैं निबंधकार में, तो शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके नाम पर है, तो इनकी चिंतामणि, और गुलाब राय की ठलुआ क्लब, ठीक है। अब उपन्यास में प्रेमचंद की गबन, और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का आत्मदाह। लेखक में जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार, और प्रेमचंद का पंच परमेश्वर नाम से एक जो अध्याय है वो आप लोगों ने अपनी जूनियर कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है। अब फिर नाटककार में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, ठीक है, इसी में है, और हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर पूरा होता है। हिंदी गद्य का विकास जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। हिंदी गद्य के विकास में हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, और जो प्रमुख उसके युग है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, उसकी प्रमुख जो विधाएं हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, डायरी, रिपोर्टाज, सारी विधाएं, तो सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब इस पीडीएफ के लिए, चूंकि ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं था, मतलब आपके पाठ्यक्रम में तो है, लेकिन ये दूसरी पुस्तक से हमने यहाँ पर रखा हुआ है, लिया हुआ है। तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, और वहीं पर आपको आज ही मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उसका जो है आप लोग अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं, ठीक है, उत्तर पुस्तिका में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। और देखिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है, आपकी सारी तैयारी हम अपने चैनल पर करा देंगे, आपको किसी दूसरे चैनल पर भटकने की हम प्रयास करेंगे कि जरूरत ना पड़े, ठीक है। आपको ऐसे ही A1 क्वालिटी के कंटेंट मैटर के साथ तैयारी करा देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 जून से 6 दिन पहले से ही 1 जून 2024 से हम कक्षा 11 कृषि, कक्षा 12 कृषि, और कृषि स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हमारे चैनल पर आपको प्राप्त हो रही हैं, तो उनको भी आप जरूर देखें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के, उस कक्षा के जरूर देखें, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मिनट की लगभग होने वाली है वीडियो। तो इस 20 मिनट की वीडियो में आपका पहला टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।